स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करो। और कोई भी आ रहा है क्या? हाँ, सुमित लिख रहा है कि आ रहे हैं। 2 सेकंड रुक जाते हैं। तो फिर देखो, एवरेज वाला पढ़ाना स्टार्ट करें क्या? वो सुमित आ जाएगा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है वैसे भी। ठीक है, ठीक है। देखो, आज हम लोग देखेंगे एवरेज। बस इतना ही लिखते बनेगा इसमें, है ना? अब देखो, एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज का बस एक बार मीनिंग समझ लो कि एवरेज होता है पर हेड वैल्यू, है ना? यानी जैसे मान लो कि एक रूम में 5 लोग हैं, सबके पास अपने कुछ कुछ पैसे हैं। मैंने सबसे पैसे वापस ले लिए सबके, और फिर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उन पैसों को। तो एवरेज का मतलब होता है कि पर हेड वैल्यू। जैसे एवरेज हम लोग क्या करते हैं कि सम को जितने नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो तो मैथमेटिकल मीनिंग है। वैसे एवरेज का मतलब होता है कि जो पर हेड वैल्यू होती है, यानी जब हम चीजों को पर हेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो कि एक रूम में 10 लोग हैं, मैंने सबको 50-50 दे दिए, तब एवरेज रुपीज जो सबके पास है वो क्या है, वो 50 है, क्योंकि मैंने पर हेड इक्वली डिवाइड कर दिया। तो वो होता है एवरेज। ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल अपना मीनिंग हो गया। फिर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कि एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जो जो सम होता है टोटल वैल्यूज का, सम ऑफ टोटल, ठीक है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ, अरे यार, सम ऑफ टोटल नहीं, सम ऑफ वैल्यूज। जो सम ऑफ वैल्यूज है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पर हम नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना? यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज लिखते हैं एवरेज। तो सुमित देखो, बहुत ज्यादा हमने अभी कुछ नहीं बताया, बताया कि सिंपली एवरेज होता क्या है, कि एवरेज जो होता है वो पर हेड वैल्यू होती है, जब हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली एवरेज का यही मतलब होता है। उसके बाद एवरेज का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है कि भाई सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो एवरेज में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि एक क्लास में 10 लोगों का, अब देखो जैसे यही जो फॉर्मूला है एवरेज का, इसमें सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो अगर इस नंबर ऑफ वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले जाएं और एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें सम ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा। जैसे कि मान लो एक क्लास में जो एवरेज एवरेज वेट है ना? एक क्लास में मान लो एवरेज वेट है 15 kg,
एक क्लास में एवरेज वेट है 15 केजी। एवरेज वेट 15 केजी का मतलब है कि अगर हम सारे बच्चों का वेट इक्वली डिवाइड करेंगे ना सब में, तो सबके हिस्से में 15-15 केजी आएगा, है ना। अब ये वेट हो गया 15 केजी, और मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, ठीक है। तो जो, अब मुझे एवरेज पता है यानी मुझे ए पता है, मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, वो 10 है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि इनकी एजेस का सम कितना है, यानी वो क्या है 150। तो ये 150 केजी क्लास का सम होता है। मेन मेन एवरेज में यही कॉन्सेप्ट है ना। मेन एवरेज का यही फॉर्मूला है। हमें कभी सम दिया होगा, कभी नंबर ऑफ वैल्यूज दी होंगी, और हमें एवरेज निकालना होगा, या एवरेज दिया होगा तो सम करके या कुछ निकालना होगा। अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे मान लो एवरेज वेट 15 केजी था, और यार मेरी आवाज क्लियर आ रही ना, पता चला कि दिक्कत ही हो जाए। हाँ ब्रश, ठीक है ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा ठीक। हाँ देखो, है। बीच जैसे बीच में थोड़ा स्लो हाँ हो जा रहा वो हल्का सा लैग हो जाता है। तो जैसे ये है। वेट मान लो, इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि मान लो वेट एवरेज वेट हमें दिया हुआ है 15 केजी, और दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। और अब ये क्या कह रहे हैं कि उनमें से एक जो चिल्ड्रन बच्चा है, उसका उसका वेट है, उसका वेट है मान लो 25 केजी, वो क्लास को छोड़कर चला गया, ठीक है। तो अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है। न्यू एवरेज अब कितना हो जाएगा, तो देखो न्यू एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ वैल्यू। तो अब है क्या, ओरिजिनली एवरेज वेट 15 केजी था, और टोटल चिल्ड्रन जो थे वो 10 थे। तो मैंने निकाल लिया कि भाई टोटल जो सबका वेट है उसका सम हो जाएगा 150। लेकिन अब उस 150 में से एक 25 केजी वाला जो बच्चा था वो निकल गया, यानी 150। अब टोटल सम कितना हो जाएगा, 150 माइनस 25, ठीक है। 150 माइनस 25 अपॉन में क्या आ जाएगा, अब मुझे डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ वैल्यू। अब याद रखना कि अब क्योंकि पहले 10 लोग थे, अब एक निकल गया है, तो अब टोटल कितने लोग हो गए, 9 लोग। तो अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी अब क्या आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9। अब इससे जो वैल्यू आएगी डेसिमल में कुछ आएगी, तो वो हम लोगों का न्यू एवरेज हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे यहाँ से एक बंदा निकल के चला गया, मान लो एक 25 वेट वाला बंदा ऐड हो जाता, तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे प्लस कर देता, और पहले 10 लोग थे, अब 11 लोग हो गए टोटल, तो मैं फिर यहाँ 11 से डिवाइड करता। तो मतलब ऐसे चलता है मोस्टली एवरेज में, ठीक है। तो ये तो हो गया एवरेज। उसके बाद अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो होता है एरिथमेटिक मीन, है ना। यही एवरेज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसे ही दिखते हैं हम लोगों को, जैसा अभी हमने बताया कि किसी को कोई नया ऐड हो जाएगा, कोई चला जाएगा, कोई दो लोग चले जाएंगे, या तीन लोग एंटर कर जाएंगे, ऐसा होता है। तो वो इस बेसिक से हो जाएगा। अब आ जाता है एरिथमेटिक मीन वाला फॉर्म, एरिथमेटिक मीन वाली चीज। यार ये एरिथमेटिक मीन कैसे लिख रहा है, एरिथमेटिक मीन। देखो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन समझने से पहले पता करना पड़ेगा कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है। जैसे मान लो अरिथमेटिक सीरीज एक वो सीरीज होती है जहां पर नंबर इक्वल इंटरवल में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि मान लो एक क्लास में सारे बच्चों को हमने वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया। इसका वेट है 10 केजी, इसका वेट है 20 केजी, इसका वेट है 30 केजी, ठीक है। और फिर ऐसे ही 40 केजी 50 केजी सारे लिखे हुए हैं आगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच में भी गैप 10 का है, इनके बीच में भी गैप 10 का है, मतलब कि जो दो कंजिक्यूटिव इंडिविजुअल होते हैं, या जो दो कंजिक्यूटिव डेटा या एंटिटी होती हैं, उनके बीच में सेम गैप होता है। जैसे इसमें मैंने 10 ऐड किया तो 20 आ गया, इसमें भी मैंने 10 ऐड किया तो 30,
इसमें 10 ऐड किया तो 40। ये होती है एरिथमेटिक सीरीज। तो कभी भी एरिथमेटिक सीरीज आ जाती है तो उसका मीन मीन यानी कि एवरेज, एवरेज को हम एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड से, मीन से। ये जो मीन होता है ये एक तरीके से एवरेज ही होता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि हमें इसका मीन निकालना है चीजों का, तो मतलब है कि एवरेज ही निकालना होता है। तो अब एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लो, जैसे इसमें 10 से लेके 40 तक था, फिर मैंने कर दिया 50, और फिर मैंने कर दिया 60। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन सब का तुम लोगों को मीन निकालना है। तो मीन निकालना तो जैसे एवरेज निकालते हैं, सारी एंटिटीज का सम कर देंगे, फिर अपॉन में कितनी, 1 2 3 4 6 है, तो उसको इन सब का सम कर देंगे और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा निकल आता है एरिथमेटिक मीन। ठीक है, लेकिन अभी तो ये तीन ही चार ही या छह ही है, छह ही चीज है। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा बढ़ा कर, इसको मैं बढ़ा बढ़ा कर दूं कि ये जा रहा है 200 तक। ठीक है, तो अब जो ये जो सम कर रहे थे ना, अब ये सम करना हो जाएगा डिफिकल्ट। यहीं पे काम आता है एरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, तो एरिथमेटिक मीन का मेन यूज यही है। अगर मैंने कहा कि 10 से लेकर 60 तक सम कर दो तो हम सब लोग कर लेंगे इजीली, लेकिन 10 से 20 तक करेंगे तो एग्जाम एग्जाम में जो टाइमर है ना 2 मिनट का, वो ओवर हो जाएगा और ये सम भी नहीं हो पाएगा। तो इसको मेन करने का तरीका क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं कि हमारा एवरेज है कहाँ पे, रादर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका एवरेज कैसे निकलता है ना। तो देखो कैसे करते हैं अरिथमेटिक मीन में। अगर हमें इस सीरीज का फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो इसका एवरेज पता है क्या होता है, 10 यानी फर्स्ट टर्म प्लस ये लास्ट टर्म अपॉन में 2, बस ये होता है। जब भी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी एरिथमेटिक मीन, जब भी कोई एक हमें ऐसी सीरीज मिलती है जो एरिथमेटिक सीरीज है, यानी इक्वल इंटरवल है कंसेक्यूटिव में, और इक्वल इक्वल इंटरवल ऐड हो होकर के वो पूरी सीरीज बन गई है, तो उस सीरीज का जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। ठीक है, ये होता है एरिथमेटिक मीन, मतलब ये समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 ना? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक ठीक। और इसमें ये भी होता है, जैसे अब एक सेकेंड, हाँ इसमें इसमें तो अरिथमेटिक मीन में यही है। बाकी एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है कि हम तुम लोगों को समझाएंगे कैसे, तो वो अभी हम छोड़ देते हैं, वो अभी बाद में देखेंगे, है ना। अब इसमें अब एक दूसरी चीज इसमें आती है, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ऐसे करके, है ना। तो देखो अब दूसरी चीज आती है वेटेड एवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपने में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, एवरेज से क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि आए। अरे यार, वेटेड एवरेज, ठीक है। अब देखो, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। वेटेड एवरेज में होता क्या है कि देखो, जैसे मान लो, इमेजिन करो कि हम लोग एक रूम में हैं, ठीक है। तो हम लोग एक रूम में हैं, तो हम लोगों की मान लो एवरेज एवरेज सैलरी है 10,000 रुपीज। ठीक है, एक दूसरा रूम है जिसमें कुछ और लोगों का ग्रुप है, उनकी एवरेज सैलरी है 10,000 रुपीज। ठीक है, यानी पर हेड, यानी हर बंदे के पास उस रूम में 20,000 रुपीज है, और जिस रूम में हम लोग हैं उस रूम में हर बंदे के पास 10,000 रुपीज है, यानी कि एवरेज वैल्यू ये है। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि हम लोग अपने वाले रूम से शिफ्ट होकर के जिस रूम में दूसरे वाले लोग हैं उनके साथ मिक्स हो जाए जाके,
तब क्या होगा, तब फाइनल एवरेज क्या निकल के आएगी, क्योंकि अब तो जब हम लोग उस रूम में जाएंगे तो एवरेज चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग करते हैं वेटेड एवरेज। हम क्यों करते हैं, इसका एक फॉर्मेट होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या होगा, एक ग्रुप वन होगा, एक ग्रुप टू होगा, और जब हम इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करेंगे तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, जो कि पहले और दूसरे ग्रुप की कंबाइंड होगी, है ना, एवरेज कंबाइंड। ठीक है, मतलब जो हमने एग्जांपल दिया वो थोड़ा सा समझ में आ गया ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है उसे समझने में। हाँ हाँ आ और एक गया बार समझ। बोल दो, ठीक है, वो जो रूम वाला। अच्छा रूम वाला देखो, मतलब सिंपली हम अभी और एग्जांपल देंगे, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली ये था कि वेटेड एवरेज हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि जैसे इस रूम में हम लोग थे, हम लोगों के पास 10,000 रुपीज थे, या मान लो 10 10 रुपए थे। अगले वाले रूम में जो लोग हैं, कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन उन लोगों के पास, हर बंदे के पास 20 20 रुपए हैं, तो मैंने क्या दिया कि उस रूम की एवरेज होगी 20, और अपने रूम में सबके पास 10 10 है, तो सबकी एवरेज कितनी होगी 10, है ना, क्योंकि एवरेज जो होती है वो पर हेड वैल्यू होती है कि हर बंदे के पास कितने हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों ग्रुप्स को मैं मिक्स कर दूंगा तब एवरेज कितनी होगी, है ना। तो वेटेड एवरेज में हम लोग यही करते हैं। अब देखो, अब ये तो बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, अपने को क्वेश्चन कैसे आते हैं वो वाले एग्जांपल देखो। कि जैसे मान लो कि एक शॉपकीपर है, उसके पास एक शुगर है, ठीक है, एक शुगर वन है उसके पास, और एक दूसरी तरीके की शुगर है, ठीक है। उसके पास शुगर वन है, शुगर टू है। वो क्या कर रहा है, इस शुगर को कुछ प्राइस में लेकर के आया है, ठीक है। मान लो ये 10 रुपए पर केजी वाली शुगर है, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी वाली ये शुगर है, और ये वाली शुगर है 30 रुपीज पर केजी वाली, 30 रुपीज पर केजी वाली शुगर है। अब वो क्या करने की सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इन दोनों शुगर को एक ही बॉक्स में मिक्स कर देता हूँ, और कुछ एक ऐसा फाइनल प्राइस बनाते हैं कि भाई मैं बेच पाऊँ सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वेटेड एवरेज। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू ये दी है हमें, एक वैल्यू ये दी है हमें, और हमें कंबाइंड निकालना है कि भाई इस वाली शुगर को और इस वाली शुगर को मिला करके कंबाइंड में क्या वैल्यू बनाऊं, ठीक है। तो अब कंबाइंड वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इस वाली वैल्यू की कितनी क्वांटिटी है और इस वाली वैल्यू की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी हमें वेटेड एवरेज निकालना होता है, तो हमें एक तो सबसे पहली चीज तो हमें दो ग्रुप्स दिए होंगे जिनको हमें कंबाइन करना है। उसके बाद दोनों ग्रुप्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी दी होगी कि ये इतनी है और ये इतनी है, और साथ में उसकी एक एवरेज वैल्यू दी होगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एवरेज होता है पर हेड वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो पर हेड वैल्यू है, यानी कि पर केजी वैल्यू कितनी है 10, यानी कि ये एक एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा कि ये 10 केजी शुगर है, मतलब जो 10 रुपए पर केजी वाली शुगर है वो 10 किलो है, या फिर यार ये इसको 10 मत करो, इसको 11 कर लो, ठीक है। 11 केजी है शुगर, 10 रुपीज पर केजी वाली। और यहाँ पे वाली जो शुगर है वो है 12 रुपीज, मतलब सॉरी 12 केजी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में, अब जैसे मैंने तो यहाँ फॉर्मेट बनाया हुआ है कि ये क्वांटिटी है और ये एवरेज वैल्यू है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसमें तुम लोगों को खुद पहचानना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू क्या है और क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो अब फाइनल एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 11 × 10 प्लस 12 × 30, और फिर अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में हम लोग क्या लिखते थे, जो टोटल टोटल क्वांटिटी होती है ना, ये 11 प्लस ये 12, है ना।
ये शुगर को मिक्स करने के बाद जो वो वैल्यू जिस प्राइस पे वो बेचेगा, है ना, तो ये होता है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में एक एक चीज सिंपली ये होती है कि हमें हमेशा ये जो क्वांटिटी है इसकी एक्चुअल वैल्यू की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें ये एक्चुअल वैल्यूज ही चाहिए, हमें सिंपली रेशियो से भी काम चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि ये वाली शुगर S1 है, ठीक है, ये वाली शुगर S2 है, ठीक है। अब क्या है, ये वाली शुगर जो थी वो मेरे पास थी 80 kg, और ये वाली शुगर है मेरे पास 120 kg। और इस वाली जो शुगर का रेट है वो है 9 रुपी पर केजी, 9 रुपी पर केजी, ठीक है। और ये जो S2 वाली शुगर है, इसमें गोला बना देता हूँ यार, तो अच्छे से थोड़ा सा दिखेगा सही से, है ना। तो देखो, अब ये वाली शुगर की क्वांटिटी हमेशा वेटेड एवरेज में दो चीजों पे हमें फोकस रखना है। पहला कि ग्रुप वन कौन सा है, ग्रुप टू कौन सा है, इस ग्रुप में क्वांटिटी कितनी है, इसमें क्वांटिटी कितनी है, और इसमें जो एवरेज वैल्यू दी है और इसमें जो एवरेज वैल्यू दी है, ठीक है, क्योंकि उसी से ही काम होगा। अब ये जो है ये अपना ये बहुत मस्त एग्जांपल है, देखना। क्योंकि हमने बोला था ना कि हमें हमेशा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, उसका मतलब मैं बता देता हूँ कि जैसे ये 9 kg वाली थी, और ये मान लो ये 15 वाली थी, 15 रुपए पर केजी वाली, है ना, यानी 2 किलो खरीदेंगे तो 30 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो अब नॉर्मली तो हम कर सकते हैं कि 80 × 9, 120 × 5, 15 अपॉन में 80 + 120 यानी कि 200, है ना, एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इनके रेशियो से भी काम कर सकते हैं। जैसे 80 और 20 है, मैंने कहा कि ये 80 लिखा है, अरे यार ये बन भी नहीं रहा। मैंने कहा कि ये है ये है 80 और ये है 120, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 80 और 120 ही हो, चीजें हम लोगों को रेशियो में भी दी हो सकती हैं। अगर क्वांटिटी हमें रेशियो में दी है कि जैसे मान लो ये मैंने ये काट दिया, ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। तो रादर देन सेइंग कि मेरी शुगर पहली वाली 80 केजीज है और S2 वाली 120 केजीज है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि S1 और S2 शुगर्स को मैंने 2:3 रेशियो में मिक्स किया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ऐसा ही आएगा अपने पेपर में, ठीक है। उन्होंने बोला होगा कि ये वो दोनों शुगर्स 2:3 रेशियो में हैं और मैंने इनको मिक्स किया, तो अब बताओ एवरेज क्या होगा। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो S1 को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और S2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 × 9 +15, ये छोटा डॉट वाला साइन यूज किया है, इसे डेसिमल मत समझना, ठीक है। 15 × 3, ठीक है, अपॉन में 3 + 2 5, ये हो जाएगी अपनी एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है वेटेड एवरेज, है ना। तो बस एक सेकंड देख लेते हैं और कुछ तो नहीं है इसमें। हाँ, बस यही है वेटेड, मतलब ये एवरेज वाले चैप्टर में बस इतना ही है। कोई डाउट हो कहीं पे तो मतलब पूछ लो, वरना फिर रेशियो प्रोपोर्शन कर देंगे। वेटेड मीन अलग होता है क्या? क्या वेटेड वेटेड मीन मतलब वेटेड वेटेड मीन मीन क्या वेटेड मीन मतलब वेटेड एवरेज भी होता है। दोनों एक ही हो? हाँ, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, इंटरचेंज करके यूज करना। ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ, एक बहुत छोटी सी चीज, जैसे कि मान लो हम लोग, जैसे मेरा रूम वाला एग्जांपल है ना, पहले हम लोगों के पास 10 यूनिट है,
जो दूसरा रूम है उनके पास 20 यूनिट्स है, ठीक है, यानी कि उनका एवरेज अलग है और मेरा एवरेज अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है। तो मुझे अगर निकालना है कि अगर हम दोनों रूम के लोग कंबाइन हो जाएंगे तो एवरेज क्या होगी, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई रूम में एक्चुअली लोग कितने हैं, ठीक है। जैसे या तो रेशियो पता हो जाए या एक्चुअल वैल्यूज पता हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग जिस रूम में हैं और ये जो दूसरे रूम में बंदे हैं, हम लोगों की एवरेज सैलरी है 15K, बढ़ गए पैसे, ठीक है। हम लोगों की सैलरी है 15K और इन लोगों के रूम की भी सैलरी 15K है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि हम जब जब इन दोनों लोगों के रूम के लोग कंबाइंड हो जाएंगे तो एवरेज क्या होगी। तो एक लॉजिकल तो सिचुएशन ये है तो कि तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे कितने लोग हैं और यहाँ पे कितने लोग हैं, हमें ये पता होना चाहिए तभी हम लोग ये ऊपर वाला ये लगा पाएंगे, है ना, कि दिस इंटू दिस, है ना। लेकिन जो अगर हम लोगों देखो हम लोगों के रूम में सबके पास 15-15 हज़ार रुपए हैं, जैसे ही हम लोग उस दूसरे रूम में गए वहां पे भी सबके पास 15 हज़ार रुपए हैं। और एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है कि हर बंदे के पास इक्वल वैल्यू होनी चाहिए जब हम पर हेड डिवाइड करें। तो अगर मैं उस रूम में गया और सबसे बोला कि सब लोग अपने हाथ में पकड़ो कि कितने पैसे हैं, तो सब लोग बोलेंगे कि भाई, इस रूम के बंदे बोलेंगे भाई मेरे पास तो 15-15 है, इस रूम के भी बोलेंगे मेरे पास 15-15 है। इसका मतलब एवरेज 15 के ही है। इसके लिए मुझे ये नहीं पता करने की जरूरत है कि इस रूम में कितने लोग हैं या इस रूम में कितने लोग हैं, ठीक है। मतलब मेरी मेरी ये बात समझ में आई ना। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब अगर सेम वैल्यूज होंगी तो एवरेज उतना ही होगा, हाँ राइट? एवरेज हाँ एवरेज नहीं होता है ना। क्योंकि एवरेज अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई सबके पास सबके पास जो है वो कितने कितने हर बंदे के हाथ में कितनी चीजें हैं। तो इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, तो फिर हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। क्वांटिटी हमें तब चाहिए होती है जब भाई मेरा एवरेज ही अलग हो, है ना। मेरा एवरेज ही अलग हो क्योंकि तब मेरे को नहीं पता ना कि इस रूम में कितने लोग हैं। इस रूम में हो सकता है कि मेरी 15 की सैलरी हो और मैं इस रूम में अकेला ही हूँ, और उस रूम में मान लो कि 20K वाले लोग हैं, मतलब कि 25K वाले लोग हैं मान लो। तो अबे यार ये टू बन जा, है ना। मान लो उस रूम में 25K वाले हैं, ठीक है, और हो सकता है वहां पे 1000 लोग हों, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जब हमारा एवरेज अलग अलग होता है तो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं ना कि हम किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं या कितने लोग किधर जा रहे हैं। लेकिन जब हमारा एवरेज ही सेम है तो इसमें कितने भी लोग हों, इसमें कितने भी लोग हों, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो एवरेज सेम हो जाती है, ठीक है। तो अब रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर दें। कर दो कर दो। बस एक सेकंड। रेशियो प्रोपोर्शन, देखो रेशियो प्रोपोर्शन में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पी आर, ठीक है। ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, सिंपली देखो, हम लोगों के पास चीजों को रिप्रेजेंट, मतलब कभी भी जैसे हमें दो लोगों को कंपेयर करना हो या दो चीजों को कंपेयर करना हो, या चाहे उसका प्राइस हो, चाहे वेट हो, या कुछ भी हो, तो हम या तो परसेंटेज यूज करते हैं कि भाई दूसरे की चीज मेरे से 10% ज्यादा है या 20% ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, रेशियो यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास, जैसे मेरी सैलरी और मेरे फ्रेंड की सैलरी का रेशियो है 2:5। इसका मतलब ये है कि मेरी सैलरी अगर 2 यूनिट्स है तो मेरे
फ्रेंड की सैलरी 5 यूनिट्स होगी। ठीक है, ये होता है रेशियो। और रेशियो में मेनली ये होता है कि मतलब सिंपली एक कंपैरिजन का तरीका है। हो सकता है मेरी ओरिजिनल सैलरी हो 20K। ठीक है, और यार मैं ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ही प्रोटैगनिस्ट हूँ, मेरी सैलरी कम है, चलो ठीक है ना। ठीक है, ये 20K मेरी है और मेरे फ्रेंड की सैलरी 50K है ना। 50,000 है, मेरी 20,000 है। लेकिन जब मैंने रेशियो लिया, जब मैंने रेशियो हम क्यों लेते हैं, जब हम चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा कि भाई सारे जीरो कट गए, बचा 2:5, यानी ये मेरे पास 2 है तो उसके पास 5 है। ये होता है मेनली रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब अब रेशियो के बाद आता है, मेनली सिंपली रेशियो यही होता है ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कैसा आ सकता है रेशियो में, कि जैसे मान लो मैंने कहा कि दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं एक रूम में जिनकी एज का रेशियो 2:3 है। ठीक है, अब 5 साल बाद, 5 years बाद, इनकी एज का रेशियो हो जा रहा है 4:9। ठीक है, ये सिंपली रेशियो का क्वेश्चन है कि भाई पहले इनकी एज ये थी, अब इनकी एज इस रेशियो में हो गई है 5 साल बाद। तो इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, वही इसको 2x ले लो, इसको 3x ले लो। तो ये जो मेरी 2 वाली थी, मेरी 2x प्लस 5, इसमें इसमें भी 5 ईयर ऐड हुए हैं क्योंकि 5 साल बाद की बात है, इसमें भी 5 ईयर ऐड हुए हैं। और 3x में भी 5 ऐड हुए हैं, और वो किसके बराबर हो गया है, 4/9। फिर हम लोग इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर जो x की वैल्यू आई है, क्योंकि हमने इसको 2x माना है और इसको 3x माना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा इन लोगों की यहाँ पे एज कितनी है। और अगर यहाँ की एज निकालनी होगी तो यहाँ की एज जो आ जाएगी उसमें 5 ईयर ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के रेशियो के ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है रेशियो में। तो सिंपली जो भी रेशियो दिया है उसे 2x 3x मान के कर दो, या तो इनकी सैलरी का रेशियो, एज का रेशियो, ऐसे ही 50 तरीके के दिए होंगे। अब इसके बाद अब आती है थोड़ी सी वैसी चीज, प्रोपोर्शन। भाई वो जो 5 वाला, वो 5 साल बाद की जो वही है ना, क्या चीज? जो जो 5 ऐड किया है। हाँ हाँ, तो हाँ, जो मतलब 5 साल बाद के। हाँ वो 5 साल बाद का है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो कि दो लोगों की एजेस का रेशियो 2:3 है, और 5 साल बाद उनकी रेशियो जो है 4:9 हो गया है। तो हम 5 साल ऐड करेंगे हर बंदे की एज में, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता ओके है ओके, बोलेंगे ठीक। कि 5 साल पहले, तो मैं फिर 5 माइनस कर दूंगा, उसके बाद लिख दूंगा कि वो 4/9 के बराबर ठीक। है ना। ठीक है, फिर प्रोपोर्शन बता देते हैं। देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोपोर्शन है ना, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोग, बस यार इतना ही लिखूंगा मैं, दुखी हो गया हूँ साला, इसमें लिखते नहीं होता है ना। देखो, प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। प्रोपोर्शन होता क्या है कि जैसे मान लो हम लोग कहते हैं ना एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे हम लोग वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स को इक्वल करते हैं, इसी तरह जब हम रेशियोज को इक्वल करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि रेशियोज को हम कहते हैं कि ये रेशियोज इक्वल नहीं है, हम कहते हैं ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझनी है। ये मतलब एक एनालॉगी है कि मतलब क्या है, कि जैसे वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू वाई हम बोलते हैं, इसी तरह हम प्रोपोर्शन में क्या बोलते हैं कि जो 2:8 है, ये जो रेशियो है, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 4:16, है ना। ये होता है। तो जैसे अगर मैंने कहा ना कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो ये 2:8 है, यानी 2 से अगर काट दे तो 1:4 हो जाएगा, और ये भी 1:4 हो जाएगा।
तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। इसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे ये दो इक्वल टू है ना, बस हम यहाँ पे ऐसे दो चार डॉट यूज कर देते हैं। इस इक्वल टू की जगह हम ये चार डॉट्स यूज कर देते हैं। जब भी ऐसा लिखा हो कि 2:8 4:16, इसका मतलब है कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है। अगर ये 1:4 है तो ये भी 1:4 है। ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शन में होना। अब प्रोपोर्शन में आगे के क्वेश्चन करने के लिए मैं एक चीज बता दूं कि इसको ऐसे समझना। जैसे इसको, जैसे ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? जैसे मान लो ये है यार ये 2 इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको मैं ले लेता हूँ बी, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, इसको मैं ले लेता हूँ वाई। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो a/b है ना, वो किसके बराबर है? x/y के, है ना? एग्जैक्टली यही कहा हमने अभी, x/y। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये b इधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये y इधर जाके a से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ay हो जाएगा और bx हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो दो ग्रुप्स बना लेंगे। यानी ये जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज है ना, ये वाली, ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का एक ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप बनेगा इन दोनों वैल्यूज का। बहुत ज्यादा लिख दिया यार हमने, है ना? ये मतलब ये इस तरीके से ग्रुपिंग, ये देखो, या तो हम ऐसे कर लें डायरेक्ट लिख के, है ना, यहाँ पे, लेकिन क्यों लिखना है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी प्रोपोर्शन में दिए होते हैं रेशियो, तो हम बाहर वालों की गैंग बना लेते हैं। यानी 16 into 2 इज इक्वल टू 8 into 4, है ना? ऐसे होता है। तो देखो 16 into 2 32 हुआ, 8 into 4 भी 32 हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। वही मैं कह रहा था। और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि 32 रेशियो 48 इज प्रोपोर्शनल टू ए रेशियो 16। ठीक है, तो अब हमें पूछा जाएगा कि इस ए की वैल्यू बताओ। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम वाले और ये जो मिडिल वालों का ग्रुप बना रहे थे वो काम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो मैं 16 और 32 का एक ग्रुप बनाता हूँ। 32 into 16 अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू, देखो ये एक्सट्रीम्स का ग्रुप बन गया। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा इन दोनों का ग्रुप। यानी इन दोनों के ग्रुप का जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम्स का, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है? जो मिडिल वाले हैं। यानी 48 इंटू ए, यानी 48 ए। अब तुम लोग 48 इसको इधर नीचे डिवाइड में ले आओ और जो है वैल्यू निकाल लो ए की। ठीक है, तो ये होता है प्रोपोर्शन प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है। पहले बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस, क्लियर है यहाँ ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, ये तो ये है ना, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अब इसमें क्या होता है कि बस मेरी टर्मिनोलॉजी को समझना। ये 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में लिखा है ना, तो और ये है प्रोपोर्शन, तो ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, है ना? लास्ट में ए एल लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये है सेकंड प्रोपोर्शनल, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल और सिमिलरली ये है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। कि ये इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता कैसे है कि एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आएगा कि तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है।
एग्जामिनर पता है क्या बोलेगा? बोलेगा कि 32, 48 और 16 है, ये तीन वैल्यूज हैं, एंड फाइंड देयर थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना? मतलब वो बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि मेरे पास 32, 48 और 16 वैल्यू है, हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो तुम लोगों को इस ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नहीं है, थर्ड तो हमें फाइंड करना है, ये फोर्थ है, ठीक है? तो हम लोग इसको फिर ऊपर ही की तरह लिख लेंगे, 32, 48 और ए और 16, क्योंकि ए क्या है, मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है वो क्या है, ये तो देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया 32, फिर इस टू का साइन लगा देंगे, 48 लिख देंगे, फिर डबल इस टू का साइन लगा देंगे, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ना, तो थर्ड की जगह पे एक्स लिख दो, क्योंकि थर्ड ही फाइंड करना है, और जो ये वाला दिया 16, ये है फोर्थ, तो ऐसे होता है ना? अगर मान लो बाय चांस ये थर्ड की जगह, ये थर्ड ना हो के फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, बोलते कि ये तीन वैल्यूज हैं और उसमें हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल पता करना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल मतलब मेरे को फर्स्ट वाली पोजीशन नहीं पता है, उसके अलावा बाकी सारी पता है इन दिस ऑर्डर, ठीक है? यानी अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा भाई मेरे को ये फर्स्ट वाला नहीं पता है, उसके बाद तो मेरे को पता है कि 32 आएगा, उसके बाद ये 48 आएगा और ये 16 आएगा, ठीक है? तो जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछते हैं तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे अननोन वाली वैल्यू रख देते हैं और बाकी एग्जैक्टली इसी ही ऑर्डर में रखते चले जाते हैं इस फॉर्मेट में। थर्ड पूछा है तो थर्ड, सेकंड प्रोपोर्शनल पूछा है तो यहाँ रखेंगे, फोर्थ पूछा है तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है? ये हो गया अपना प्रोपोर्शन वाला, ये वाला समझ में आ गया ना? आगे। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा होता है, एक होता है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये मैं प्रॉप लिख दे रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना, ठीक है? पूरा लिखूंगा तो रात हो जाएगी। मीन प्रोपोर्शनल है या फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, है ना? अब ये क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सिर्फ तीन एंटिटीज होती हैं, सिर्फ तीन, जैसे मैंने कहा कि 2 है, 4 है और ये 8 है, ठीक है? तो अगर मैंने कहा कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने कहा ना कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, वो हम दिखाते हैं। मैंने कहा कि ये तीन 2, 4 और 8 एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब कि 2:4 इज प्रोपोर्शनल टू 4:8, क्योंकि देखो 2:4 का रेशियो क्या है, 1:2, 4:8 का रेशियो क्या है, 1:2, तो देखो एग्जैक्टली इक्वल हो गया ना? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लोग कंटिन्यूड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जब जो हमारी फोर वैल्यूज होती हैं, ये वाली कहाँ गया ये, इसमें यहाँ से ये वाली वैल्यू से इस वैल्यू, इस वैल्यू से इस वैल्यू और इस वैल्यू से इस वैल्यू, यहाँ पे चार अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, तो डिस्टिंक्ट वेरिएबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2:4 और फिर 4:8 कर देते हैं, मतलब यही इसी 4 से कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग, ठीक है?
हम लोग इसी 4 से कंटिन्यू कर देते हैं, इसी वजह से इसका नाम होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, अब ये मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया ना, तो अब इसमें देखो, ये मैंने एंड वाले और ये बीच वाले, ये बीच वाला तो देखो सेम है ना, रिपीट हो गया नंबर। इसका मतलब कि जो ये 4 into 4 है, 4 into 4 है, वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 8 into 2। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मिडिल मीन प्रोपोर्शन में, देखो अभी जो हम लोगों ने जब हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था, तो एवरेज में एक हम मिडिल वैल्यू ढूंढते हैं एक तरीके से, है ना, जैसे जो एरिथमेटिक वाला था, उसमें देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फिर मैंने अपॉन 2 कर दिया था, तो एक तरीके से हम 200 और 10 के बीच की एक एक मिडिल वैल्यू ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली मीन प्रोपोर्शन में भी थोड़ा वैसे ही होता है कि अगर मीन प्रोपोर्शन में 2 4 और 8 है, तो यानी 4 का जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा यहाँ से, है ना, ऐसे। और अगर जो हमने ये अभी लास्ट में बोला ना, ये ना भी समझ में आए तो तुम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें बोलेंगे कि मान लो x है, x x 5 और x 5 और एक सेकेंड, x 5 और 10, मैंने कहा कि ये x 5 और 10 ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, तो मेरे को इस x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, मैं लिखूंगा x is to 5, फिर ये प्रोपोर्शनल 5 is to 8, ऐसे लिख, सॉरी 5 is to 10 लिखूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, इस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि 25 is equal to 10x। फिर हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी इधर आके, ये जब इधर आएगा तो ये 2.5 आ जाएगा x की वैल्यू, है ना। तो ये होता है हम लोगों का मीन प्रोपोर्शनल, या एग्जाम में अगर आएगा तो या तो बोलेंगे कि मीन प्रोपोर्शन निकाल के दिखाओ, या फिर बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकाल के दिखाओ। ये मतलब जैसे मैंने यहाँ का मिसिंग किया, ये बीच वाला भी मिसिंग हो सकता है। अगर ये बीच वाला मिसिंग हो जाता, मान लो यहाँ पे मैं कर देता कि यहाँ पे वैल्यू में कर देता 6, है ना, और यहाँ पे बीच वाली वैल्यू मेरे को नहीं पता होती, बीच वाली वैल्यू में कर देता x। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि 6 और ऐसे भी ये पूछते हैं कि 6 and 10 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल बताओ, है ना, वो यही बोलेंगे कि 6 और 10 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो उनका पूछने का यही मतलब है कि इनके जो बीच में ये ऐसे करके वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, है ना। तो जब भी पूछे कि 6 और 10 के का मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो मीन प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे ऐसे ही मन ही मन में x मान लो, या ऐसे ही रफ में साइड में लिख लेना कि ये x है ना, कि 6x और इसका मुझे x की वैल्यू बतानी है। अगर मुझे पता करना है कि 6 और 10 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, तो वो होगा x, जो कि इनके मिडिल में होगा। यानी अब मैंने ऐसे लिखा, तो ये बीच वाले का जो स्क्वायर होता है, बीच वाले की जो पावर 2 होती है, वो 6 into 10 के बराबर हो जाती है ना। फिर हम लोग इधर अंडर रूट ले आते हैं, फिर हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे तो मतलब 60 का अंडर रूट तो मतलब सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में, तो ऐसा आएगा कि जो सर परफेक्ट स्क्वायर हो। मान लो कि 36 का अंडर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, ऐसी चीजें आएंगी। तो ये होता है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, एक सेकंड। बस मेरे को एक रेशियो वाले में डाउट था, छोटा सा, हाँ बताओ ना। जो हमने सॉल्व किया था 9 into 2x + 5 = 4 into 3x + 5, ऊपर नहीं किया था सॉल्व, उसको फिर पूरे क्वेश्चन में पुटअप कैसे करेंगे।
वेट आउट है। वे जैसे हाँ, यहाँ पे हमने ये करा है ना, तो वैल्यूज को पुट अप कैसे करेंगे इसमें, अगर हमें गिवन है कुछ भी सैलरी या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कुछ भी ऐसा गिवन है, इसको अच्छा, पुट वो अप कैसे करना है जो इसमें। जो वेटेड एवरेज वाला। हाँ, वेटेड एवरेज जो हम सैलरी वाला देख रहे थे कि पहले 2:3 में थी, देन आफ्टर 5 years 4:9 हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चीज। हाँ, लास्ट जो हमने पढ़ा वो अच्छा, जो ये वाला। 2x+5 ये वाला। अच्छा हाँ, अच्छा, यही वो है वाला। ना। ये वाला। इसको फिर वैल्यूज में पुट अप कर, जैसे x की वैल्यू इसमें मेरी 4.16 निकली है, इसको पूरा सॉल्व करके, तो अब हाँ इसको पुट अप कैसे करेंगे हाँ, तो उसमें। इसको x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू को, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू को। हाँ, वो लास्ट वाला x की वैल्यू जो निकलेगा उसको 2 के क्योंकि साथ, देखो, दूसरे वाले को 3 के साथ, यही ना। हाँ हाँ यही, क्योंकि देखो इनिशियली ये तो हमने वैल्यू अज्यूम करी है, ये तो हमें रेशियो पता था। फिर हमने कहा कि भाई मेरी ओरिजिनल वैल्यू 2x होंगी और मेरी 3x होगी वैल्यू, है ना। तो फिर अब जब मेरी x की वैल्यू आ गई, तो अरे यार भाई क्या बन रहा है यार ये, है ना। तो मेरी 3x मेरी x की वैल्यू आ गई, तो मैं इसमें x की वैल्यू रख दूंगा, बस खत्म, ऐसे होता है। अब जैसे ये तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे बहुत गंदी आ रही है, एग्जाम में अच्छी वैल्यू आएगी, मान लो x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू मान लो 8 आ गई सॉल्व करने पे, तो इसकी एज, मान लो इसकी सैलरी 8 टू द 16 हो गई, और इसकी 8 थ्री द 24 हो गई, यानी कि इसकी 20 के थी, इसकी 24 के थी, सॉरी 16 के थी और 24 के थी, क्योंकि 8 टू द 16 होता है ना। तो ये चीज है। अब आ गया समझ में कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे उसमें। हाँ, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज निकाल के जो भी वैल्यू गिवन होगी उसमें पुट अप कर देना है ना। हाँ जैसे हाँ, अगर 20,000 यहाँ पे और यहाँ पे 50 है, तो 2:3 से ही उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देखो इनिशियली क्वेश्चन कैसा आता है कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मान लो कि जैसे दो लोगों की एजेस हैं, उनका रेशियो है 2:3, मान लो ये सैलरी वाला भूल जाओ अभी, मान लो कि ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि दो लोगों की एजेस का रेशियो 2:3 था, 5 इयर्स 5 साल बाद इसकी एज 5 साल बढ़ जाएगी और इस वाले की भी 5 साल बढ़ जाएगी, तब फिर मैंने इनका रेशियो लिया, तो ये आया 4:9, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों की एक्चुअल एज क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल एज तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि इसकी एज 2x है, इसकी एज 3x है, ठीक। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया 5, और इसमें ऐड कर दिया 5, क्योंकि दोनों की एज 5 साल बाद 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो दोनों की एज 5 साल बढ़ गई, उसके बाद जब मैंने रेशियो लिया कि 2x+5/3x+5, तो क्या आया, 4/9 रेशियो आया। अब जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, कुछ वैल्यू आएगी मान लो, फिर वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो वो आ जाएगी एक्चुअल एज इन लोगों की, ये चीज है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया तो इस पे x की वैल्यू 4.16 आ रही है, तो फर्स्ट वाले की हो जाएगी 2 into 4.16 एज, और सेकंड वाले की 3 into 4.16 आफ्टर 5 years, राइट। आफ्टर फाइव यही है ना ईयर ये तो concept? इनिशियल एज है, 5 इयर्स वाली तो बाद में अच्छा, आएगी। मतलब उसमें 4:9 में मल्टीप्लाई करेंगे नहीं मल्टीप्लाई मत करो ना, जो भी वैल्यू आई। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करते, देखो x की वैल्यू तुमने यहाँ के लिए निकाली है ना, तो वो तुम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। ये मत कर देना कि अच्छा, उस x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मत करना। तो जो नीचे लिखा है 2x+5 अपॉन में 3x+5 इज इक्वल टू 4/9, तो यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर इसकी कुछ यूज ही नहीं है, सीधा इनिशियल वाला निकाल दें। हाँ, इसमें सिर्फ इनिशियल वाला ही निकलता है, अगर तुम्हें 5 ईयर के बाद वाला चाहिए तो उसमें 5 इयर्स जोड़ दो, जैसे 2 into 4.16 जो भी आया, उसमें 5 इयर्स जोड़ दो, तो बाद की एज आ जाएगी। उसके लिए फिर अलग बनेंगे ना 4x+5 और 9x+5, ऐसे ही। नहीं मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है। अरे वो अरे इसमें एक बार अरे, तुम्हें ये देखो देखो, एक बात, वो जो x की वैल्यू निकलेगी उसको मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको 5 इयर्स के बाद की चाहिए होगी तो उसके साथ 5 ऐड करना है, इतना ही हाँ तो। हाँ हाँ, बस यही है।
हाँ, 2 × x का वैल्यू प्लस 5, हाँ ये ऐसे 5 ही ईयर्स बाद का है। ऐसे ही है। आई गेस यही है। हाँ यही है। ठीक है थैंक यू। तो इसके बाद इसके बाद जैसे तुम लोगों को ये तो पता होगा कि जैसे जो चीजें डायरेक्टली वेरी करती हैं या इनडायरेक्टली वेरी करती हैं। सॉरी बीच में वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार रिपीट करना। हाँ, हम कह रहे हैं कि जैसे तुम लोगों को ये तो पता ही है ना कि जैसे जब जो फिजिक्स में पढ़ते थे कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो चीज। अच्छे से याद नहीं है, एक बार रिव्यू दे दो अगर। हाँ देख, वैसे देखो, जैसे कोई भी चीज अगर डायरेक्टली वेरी करती है, जैसे मैंने कहा कि ये ए है और ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है बी के साथ, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ए को इंक्रीज किया तो बी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली वेरी करना। अब अगर मैंने कहा कि ये चीज इसके इनडायरेक्टली वेरी कर रही है, तो इनडायरेक्टली वेरी करने का मतलब होता है जब अगर ये चीज इंक्रीज हो रही होगी तो ये चीज डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ हाँ क्लियर। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर इक्वल टू के जैसे जो दो चीजें इक्वल टू के दूसरी साइड लिखी होती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसका मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टली वेरी कर रही होती है। यानी कि अगर मान लो मैंने स्पीड बढ़ा दी तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैं 40 की स्पीड से जा रहा था 60 की स्पीड से जाऊंगा, तो डिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। या फिर मैं मान लो कि मैं मान लो मैं 1 घंटे के लिए गाड़ी चला रहा था, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब मान लो मैं वही 2 घंटे के लिए चलाऊं, तो भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो इक्वल टू के इधर उधर होती है ना चीजें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, वो चीजें डायरेक्टली वेरी करती हैं। ठीक, और जो इक्वल टू के एक साइड होती है, वो चीजें इनडायरेक्टली वेरी करती है ना। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि अ, अगर अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी, कहीं पहुंचने के लिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ गई, तो टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम लगेगा। मान लो पहले 15 मिनट लग रहा था तो अब 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो जो जो चीजें इन जो चीजें इनडायरेक्टली वेरी कर रही होती हैं, वो मतलब ऐसे लिखी होती हैं, इक्वल टू के एक ही साइड होती है वो, और जो डायरेक्टली वेरी कर रही होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड होती है। ठीक है, तो तो एग्जाम में अपने रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर मान लो मैं इन दोनों एस और टी को उठा करके नीचे ले आऊं, ये डी है अपॉन में एस एंड टी हो गया ये, तो अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये D1 S1 T1 इज इक्वल टू D2 S2 एंड T2, मतलब ये एक तरीके से फॉर्मूला बन जाता है ना। अब जैसे D था, D के इस तरफ जो चीज लिखी है, मतलब इस लाइन के इस तरफ, वो D के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और ये जो एक साथ लिखी हुई चीज है एक ही तरफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर मान लो कि दो पर्सन है, एक पर्सन को 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है। ठीक है,
2 आवर्स में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यानी मुझे डिस्टेंस दे दिया, मुझे टाइम दे दिया, और ये मेरी स्पीड दे दी, ये किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी मुझे डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, स्पीड मिल गया और ये टाइम मिल गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा 10 किलोमीटर 2 घंटे के लिए 15 की स्पीड से चलता है, तो एक दूसरा पर्सन है जिसे 20 किलोमीटर चलना है और 1 आवर में चलना है, तो वो किस स्पीड से चले। ठीक है, उसकी स्पीड हमें निकालनी है। तो देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो दो सिचुएशन है ना, एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है ना। तो पहली वाली सिचुएशन में यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 15 रखेंगे, और उसके इक्वल टू क्या है दूसरी वाली सिचुएशन, कि डी डिस्टेंस 20 और यहाँ पे टाइम 1 आवर और स्पीड नहीं पता, तब फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा समझ में आया, ये हमने बहुत शॉर्टकट में समझाया है। हाँ हाँ, आ गया समझ में। आ गया, तो मतलब इसमें ऐसे ही होता है, मतलब कि रेशियो प्रोपोर्शन में बस इतना ही है यार, और तो और अच्छा, पार्टनरशिप तुम लोगों ने जैसे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन दिखे थे क्या तुम लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में? हाँ, मैंने तो अभी पार्टनरशिप का तो था। लिटरली पा, पार्टनरशिप का तो था क्वेश्चन। उसमें बोलता जो होगा जो मतलब 3 दोस्त होंगे, उनका एक का ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा कुछ रहता है, उसके बाद बाकी अरे, लोगों का अरे कम उसमें कम ऐसा तो करते रहता है। हैं कि तीन मान लो फ्रेंड है, उनमें तीनों का इन्वेस्टमेंट दे हाँ, दिया, फिर टाइम दे दिया और ये बोला कि अब बताओ प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा, यही बोलते हैं। हुँ, तो तो ये वाला भी हम बता दें कि तुम लोगों को आता है। बता दो एक बार। चलो ठीक है यार, बता देते अगर टाइम है तो सब बता दो, सब बता दो, कुछ मत छोड़ो। हैं। अरे मैं अब मैं सारा चीज डिटेल में बताने बैठूंगा ना, तो पेपर की डेट निकल जाएगी, तब भी नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए इसीलिए मैं बहुत ही लिमिटेड इसीलिए मैं बहुत ही लिमिटेड बता रहा हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जैसे मान लो, देखो। हाँ, तो देखो अगर देखो लिमिटेड एंड इम्पोर्टेंस बता दो, जो मतलब हाँ, जिससे लग रहा है कि हाँ, इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। अगर पार्टनरशिप से हो सकता है या फिर कोई टॉपिक है पार्टनरशिप में जिससे हो सकता है, तो बस वो बता के एंड ओवर कर दो। सुनो, देखो। जो 3 जो वीडियोज़ अभी तक मतलब इसको मिला के जो 3 हो गए क्लासेस, यही पढ़ूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा ना? हाँ यार, ये मैं कैसे बता सकता हूँ यार। कोई ना। वो तो जो पहले एग्जाम देगा, जिसका पहले, जैसे मैंने तो जुलाई में चूज किया है इसका, ताकि ये सबसे लास्ट में और इसके लिए टाइम मिल जाए, वही बता सकता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। अब जैसे लाइक मेरा आप लोगों ने शायद जून तो चूज किया है ना, ट्वेंटी मेरा हाँ, सेकेंड जून चूज हाँ, किया है मेरा तो 22 जून ही है। हाँ, मेरा हाँ, भी मैंने वही है। उसको जुलाई में चूज किया है, ताकि बहुत टाइम बाद मेरे को टेंशन आए इसके लिए हाँ, पहले से। आप अभी मत पढ़ो, आप जुलाई के पहले पढ़ना, ठीक है? नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा चलो ठीक है। देखो देखो मैंने जैसे कोई भी चीज क्लास में पढ़ा देंगे, उसके बाद जैसे तुम लोग क्वेश्चन अगर करना, और क्वेश्चन जब भी करोगे, तो अगर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आता है और नहीं आता है, तो फिर हम वो लिख कर समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ सिलेबस है, क्योंकि हमने ना बुक खोल के देखी है ना सर की वीडियोस देखी है बिल्कुल भी, है ना। तो इस वजह से हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि बहुत सारी चीजें क्या कवर्ड है। बस मैं मेन मेन चीजें बता दे रहा हूँ, तो तुम लोग देख लेना और मेरे को क्वेश्चन भेज देना अगर कोई इशू हो तो। ठीक ठीक। है, बेटर रहेगा ये। तो हम पार्टनरशिप बताने में मुझे 2 मिनट लगेगा, बता देते हैं पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप में कुछ नहीं होता है। पार्टनरशिप में सिंपली ये होता है कि भाई, जब भी बिजनेस करते हैं ना,
तो जिसने जितना पैसा लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया उस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा, वरना तो भाई फिर लड़ाई होगी, है ना, कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट तेरा इतना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को सिस्टमेटिकली डिवाइड करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने मैंने 50,000 रुपए लगाए और मान लो टेंसर ने लगाए 40,000, ठीक है। तो तो अब यार प्रॉफिट जब डिवाइड होगा ना, तो मैंने ज्यादा पैसा लगाया है तो लॉजिकली मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना। तो यही है पार्टनरशिप में पार्टनर पार्टनरशिप मैं पार्टनर एस लिख देता हूँ, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में देखो, जो भी मेरा अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है भाई, प्रॉफिट लेना, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये एम है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इनटू मैंने टाइम कितने मैंने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट डिपेंड करता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी रुपए की करी है और कितने टाइम के लिए करी है। जैसे मान लो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 50,000 रुपीज की, ठीक है। लेकिन जो ले, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 50,000 की, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही करी है ना। तो टोटल मेरा कितना पैसा लगा है, मेरा 1 लाख रुपए लगा है। लेकिन टेंसर ने क्या किया है, टेंसर ने 40,000 रुपीज लगाए हैं, लेकिन उसने पूरे 1 साल के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो मेरे भले ही मैंने इनिशियली, अगर तुम लोग सिर्फ पैसा देखोगे तो पैसा मैंने ज्यादा लगाया, लेकिन अगर तुम ओवरऑल टाइम का भी फैक्टर इंक्लूड कर लो तो टेंसर ने मेरे से बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है और मेरा टाइम कितना है, ठीक है। तो देखो, अब वो जो एग्जांपल बता रहे थे ना फ्रेंड्स वाला, कि 3 दोस्त हैं, वही वाला एग्जांपल लेकर के मैं इसको क्लियर फिर खत्म हो जाएगा, ये कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लो ये 3 फ्रेंड्स हैं, ए, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी इंग्लिश लिखी होगी और बाकी मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख रहा, तो वैसे ही है। जैसे 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। इसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। बी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 20,000 रुपीज, ठीक है। और सी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 15,000 रुपीज, ठीक है। मतलब इन लोग अपने एक बिजनेस में है, तो इसने 10,000 भाई अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, इसने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, इसने 15,000। तो अब कोई पूछेगा कि इनका प्रॉफिट क्या होगा, तो कह दो भाई प्रॉफिट के लिए मेरे को टाइम तो बता दो, है ना, मेरे को टाइम तो पता होना चाहिए। तो अब मैंने कहा कि इसने जो है वो पैसे 5 महीने के लिए लगाए हैं, इसने पैसे 4 महीने के लिए लगाए हैं, और इसने पैसे सिर्फ 3 महीने के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो अब जब इन लोगों की इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, और ये इन लोगों का हो गया टाइम, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है कि ए बी और सी के बीच में जब प्रॉफिट बटेगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम रेशियो ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो रेशियो, अब मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट कैसे पता चलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। तो अब मैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा और रेशियो ले लूंगा, सबको देखना ध्यान से। मैंने कहा कि अब जैसे ये 10,000 है, 20,000, 15,000, तो लास्ट के जो 3 जीरोज है या जो के है ये मैं इग्नोर कर सकता हूँ ना। इस एक सेकंड, हाँ मम्मी पी रहे हैं, है ना। तो ये तो है ना कि मैंने ये इग्नोर कर दिया के, क्योंकि सब में ही थाउजेंड थाउजेंड है, जीरोज है। मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही है। हाँ आ रही है। नहीं आ तो रही है तब वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ, ये समझ गए ना कि 10 के 20 के और 15 के में सारे थाउजेंड्स में तो मैंने लास्ट के 3 जीरोज इग्नोर कर दिए हैं। इसमें कोई इशू तो नहीं, हम्म। या फिर देखो,
इसमें जैसे देखो, नहीं नहीं ठीक ही है। जैसे 10 पहले वाले बंदे का क्या होगा, ये देखो प्लॉट 10K × 5, इसका टोटल पैसा कितना लगा, मेरे को टोटल पैसा पता चल जाएगा ना कि 10,000 रुपये लगाया 5 महीने के लिए, इसने 20,000 लगाया और इसने लगाया 4 महीनों के लिए, ठीक है, और इसने 15,000 लगाया टोटल, सॉरी 15K लगाया इसने 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो अब मैं ये रेशियो ले लूंगा। रेशियो कैसे लेंगे, इसमें से मैक्सिमम जितना तुम्हें लग रहा है वो काट दो। कहने का मतलब कि जैसे 5 सब में कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 4 20 भी होता है, 5 3 15, तो मैं 5 से काट देता हूँ सबको। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना? इसमें कोई इशू, ये समझ में आ गया ना? यस। ठीक है। हमने इसमें 5, 20 और 15 को कट किया, राइट? मतलब 5, क्योंकि क्योंकि देखो, एक चीज कहना भूल गया हम, कि जैसे देखो इन सब में 10,000 है, 20,000 है और 15,000 है, और ये, तो मैं इनका जब रेशियो लूंगा तो के तो सब में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि वो जो कट गया के। सही है। तो अब जैसे ये कट गया, अब इसमें जो भी कॉमन दिख रहा है हमें, तो मैंने यहाँ से 5 काट दिया और यहाँ से भी 5 काट दिया तो 4 आ गया, यहाँ से 5 काट दिया तो 3 आ गया। अब क्या आ गया, ये आ गया 10:4 4 16 होगा, 10:9 होगा, है ना? तो अब देखो, अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना। अब भले ही इन दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन मुझे तो रेशियो निकालने के लिए तो सब में से कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो अब मैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है इनके प्रॉफिट्स का रेशियो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट करके एंड प्रॉफिट निकालना है। डायरेक्टली वो कट करके। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वाला जो फॉर्मूला था वो वो बस यहाँ पे लगवाया ना, हाँ, वो 20K बस, इंटू 4, 15K इंटू 3, बस यहाँ पे हाँ अप्लाई करना है, हाँ, वो बस यहीं पे अप्लाई देन करना है रेशियो निकाल और देना ये रेशियो। अब देखो, बस बस एक लास्ट चीज है कि जैसे मान लो ये रेशियो आ गया, अब वो बोलेगा कि ए का प्रॉफिट है 20,000 रुपीज, मान लो, है ना? वो बोलेगा ए का प्रॉफिट है 2,000 रुपीज, ठीक है। तो ए को, ए के प्रॉफिट को यहाँ पे क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि ये जो 10 यूनिट्स हैं, और वो पूछेगा कि बी या फिर सी का प्रॉफिट बताओ। यहाँ पे तो हमें रेशियोज मिल गए प्रॉफिट के, वो एक्चुअल रुपीज में भी पूछ सकता है कि भाई अगर ए का प्रॉफिट 20,000 रुपीज है तो सी का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो, मैंने कहा कि ए का प्रॉफिट 10 यूनिट्स था, ठीक है। तो 10 यूनिट्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 20,000, सॉरी 2,000, ठीक है, ठीक है। 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000, तो 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा 2,000, 2,000 अपॉन में 10, ठीक है। अब अगर 1 यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो 9 यूनिट, यानी सी की वैल्यू, सी को प्रॉफिट तो 9 यूनिट हुआ है, तो 9 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो तुम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें सी का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में? या क्लियर। ठीक है यार, फिर आज आज इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। साजल भाई हेलो। हाँ बोलो। हेलो। क्या? हेलो। अरे मैं बोल रहा था कि कल जो 9 से 4 का है ना मॉक टेस्ट, हाँ तो मतलब 10, मतलब कल या 15 को दे सकते हैं, यही ना बात? हाँ, कल या कल भी दे सकते हो, 15 को भी दे सकते
हाँ, लेकिन मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। अरे हो वो जाएगा, जो हो जाएगा। कोड तंत्रा पे मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। अरे वो कोड तो मत करो ना लॉगिन, तुम उस पे करो ना, एलएमएस वाले पोर्टल पे लॉगिन करो, फिर वहाँ वर्चुअल क्लासेस से चले जाना। हाँ, ठीक है। डेट से सेक्शन में भी शो हो रहा है वो वैसे भी, तो माई क्लास लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब वो जो शीट में लिखना है वो कल निकाल कर लाना पड़ेगा क्या? ऐसे हाँ, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, और क्या, अपलोड अपलोड अच्छा अच्छा, करें। ठीक 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 यार है। टाइमिंग 9 से 4 बजे तक है ना, कभी भी दे सकते हैं क्या? कभी भी कभी भी। कभी भी दे सकते हो, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि 9 to 4 अवेलेबल रहेगा हम लोगों के अकाउंट में। तो मतलब अभी प्रॉक्टर नहीं रहेंगे वहाँ? नहीं, प्रॉक्टर रहेगा। तभी तो मौके है। तो 9 से 4 तक पूरा मतलब चलता ही रहेगा उनका। अरे अरे वो नहीं, वेले उनका लोग हैं क्या बैठे, उनको भाई मतलब मेरे को भी पैसा मिले ना, मैं भी बैठा रहूंगा ऐसे ही करके। उनका क्या है भाई। अब देखो, प्रॉक्टर के साथ कोई झगड़ा नहीं। अरे भाई नहीं प्रॉक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है प्रॉक्टर पता है, एक तो पता है दिक्कत ये है ना, हम लोग ऑनलाइन है, तो अगर प्रॉक्टर उधर कुछ कर भी देगा ना, तो हम लोग इधर कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ी पावरलेसनेस यही है हम लोगों को। हेलो। सुना ही नहीं दिया। अरे हम कह रहे हैं कि मतलब उधर से प्रॉक्टर कुछ कर देगा तो हम लोग कुछ कर थोड़ी ना पाएंगे, क्योंकि एकदम कैंपस में होते तो तुरंत चले जाते, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन है, क्या ही कर लेंगे। तो इस वजह से भाई आराम से डिसेंसी मेंटेन रखनी है, तो पेपर देना है, खत्म। हाँ हाँ, वो था। अच्छा देखो, मैं कह रहा था कि कल कल सिंपली क्या रखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला रख लेंगे। वो आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक और फिर ओवर ठीक है कर ठीक। है ना, उसके बाद ओवर कर देंगे, क्योंकि और कोई क्लासेस जो है। 1 मिनट चेक करते हैं, 1 मिनट। है मम्मी, दूध हाँ पीना है। हेलो काजल जी। च- चलो ठीक है। हेलो। हाँ जी बाय। सुमित जी बोलिए। मैं बोल रहा था कि नोट्स नहीं आए अब तक। अच्छा अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, हम क्योंकि लोग बाद वही में बात करें। ठीक ठीक क्योंकि वही हाँ, पढ़ने मैं में भी अरे सभी को नोट्स बाय एक्चुअली मेरे गाइस पास बाय। पीसीए के जो थे मैंने
हाँ